हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में अब तक दो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, एक एरेज और दूसरा लिंक्ड लिस्ट। एरेज पे भी हमने इंसर्शन डिलीशन ये ऑपरेशंस देख लिए हैं, लिंक लिस्ट पे भी वेरियस ऑपरेशंस देख लिए, लिंक लिस्ट के वेरियस टाइप्स हम लोगों ने देख लिए, वेरिएंट्स देख लिए। अब जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम कंसीडर करने वाले हैं वो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। आने वाले कुछ लेक्चर्स तक स्टैक चलेगा अभी। तो सबसे पहले हम लोग स्टैक के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से इस लेक्चर में, और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। और ये देखते हैं सबसे पहले स्टैक स्टार्ट करने से पहले कि स्टैक की आखिर नीड क्या है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में। तो ये हम पहले थोड़ा सा एरे और लिंक लिस्ट रिवाइज करते हैं और उसके बाद एक्चुअल में जो नीड है स्टैक की वो समझ में आएगी अच्छे से। तो आइए चलिए हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करें। तो आइए चलिए हम लोग स्टैक को देखते हैं इस लेक्चर में। जैसे अब आप सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि जब भी हम कभी स्टैक कहें तो उसका मतलब आप अपने दिमाग में एक ये बाल्टी टाइप की कोई चीज़ बना लीजिए, बाल्टी बना लीजिए। स्टैक हमेशा बाल्टी की तरह। अब बाल्टी की क्या खासियत होती है? बाल्टी की खासियत ये होती है कि इसमें से इधर से आप कोई चीज़ डालते हो। जैसे सपोज करिए इस बाल्टी में आप कुछ स्टोन्स रख रहे हो, पत्थर रख रहे हो एक के ऊपर एक ऐसे करके, इस तरीके से आपने कुछ स्टोन्स इसमें फिल किए हैं। तो अब आप बताइए, इधर से आपने फिल किया, अब अगर निकालना है इसमें से स्टोन तो सबसे पहले कौन सा स्टोन बाल्टी में से बाहर निकलेगा? वो वाला जो सबसे ऊपर होगा। और सबसे ऊपर कौन सा होगा? जो सबसे लास्ट में रखा होगा। अगर स्टोन में कंफ्यूजन हो रहा है तो समझिए कि आप ये एक बाल्टी है और इसमें आप ये कुछ डिस्क, इस तरीके से डिस्क एक के ऊपर एक रख दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप रख रहे थे ऐसे तो सबसे लास्ट में किसको रखा? इसको। और सबसे पहले बाहर निकालना होगा तो अब ये अंदर वाली डिस्क तो डायरेक्ट बाहर निकलेगी नहीं, ये वाली डिस्क सबसे पहले हमको बाहर निकालना होगा। तो इसीलिए स्टैक को हम लोग बोलते हैं लीफो डेटा स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लीफो डेटा स्ट्रक्चर। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे बाद में रखा जाएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। स्टैक को हम लोग लीफो डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या जरूरत पड़ी इसकी इस तरीके से लीफो करने की? हमारे पास स्टैक एरे भी आ गया और लिंक लिस्ट भी आ गया, तो आगे अब हम क्यों स्टैक पढ़े हैं, क्या जरूरत है? जैसे एरे और लिंक लिस्ट जो हैं ये डेटा स्ट्रक्चर मनमौजी हैं। मनमौजी का मतलब है कि कहीं पे कोई एलिमेंट जहां आप चाहें वहां रख दें, जहां से एलिमेंट चाहे वहां से डिलीट कर दें, जहां से चाहे वहां से उठा लें। अगर कहीं हमें रिस्ट्रिक्शन चाहिए तो एरे लिंक लिस्ट में नहीं। वैसे अगर हमें रिस्ट्रिक्शन चाहिए तो एरे लिंक लिस्ट में नहीं है, ये बोलना स्टेटमेंट अपने आप में लॉजिकली इनकरेक्ट है। बिकॉज अब जो भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स आगे पढ़ेंगे, चाहे वो स्टैक हो, चाहे वो क्यू हो, ट्री हो, ग्राफ हो, वो सब या तो किसी एरे में स्टोर होंगे या तो किसी लिंक लिस्ट में स्टोर होंगे। हम लोग उनका लिंक लिस्ट बना के, नोट्स बना के रखेंगे या तो वैल्यूज को एरे में रखेंगे एरे में। और डेटा स्ट्रक्चर नया, इसका क्या मतलब है? एक्चुअली हम लोग एरे पे ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू कि उसमें एक ही जगह से वैल्यू इंसर्ट कर सकें और उसी जगह से फिर हम बाहर निकाल सकें। इसी तरीके से क्यू भी बनाते वक्त, इसी तरीके से ट्री भी बनाते वक्त एरे पे ही हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। या लिंक लिस्ट बना लिया, अगर लिंक लिस्ट का भी एरे रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख चुके हैं कि मेमोरी में लिंक लिस्ट जो है वो पैरेलल एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है या होती है। तो इवन लिंक लिस्ट भी एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। लेकिन हम अभी अगर मान लें कि लिंक लिस्ट और एरे दो अलग अलग चीजें हैं, तो हम जितनी भी डेटा स्ट्रक्चर अभी आगे आप पढ़ेंगे उन सब का एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन पढ़ते जाएंगे। उनको इम्प्लीमेंट जो हम करेंगे या तो एरे के फॉर्म में करेंगे या तो लिंक लिस्ट के फॉर्म में करेंगे। लेकिन हम उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे और वही रेस्ट्रिक्शन उनको स्टैक बनाएगा, वही रेस्ट्रिक्शन उनको क्यू बनाएगा, वही रेस्ट्रिक्शन उनको ट्री बनाएगा, वही रेस्ट्रिक्शन उनको ग्राफ बनाएगा।
तो अब किस टाइप की चीजें हैं और क्या कहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें स्टैक की, ऐसा कब जरूरत पड़े कि सबसे बाद में जो आया उसको सबसे पहले रख लें। जैसे सपोज करिए एक नंबर है, ये ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, 25 नंबर है 25। इस 25 का अगर किसी ने कहा कि आप बाइनरी कन्वर्ट करिए, तो 25 की बाइनरी बताओ, तो आप बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हो? 2 से डिवाइड करना चालू करते हो और 12 टाइम्स में और रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करते हो इसको 6 टाइम में, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करते हो 3 टाइम्स में, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करते हो 1 टाइम्स में और रिमाइंडर 1। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो हम लिखते हैं इस बाइनरी को, लिखते हैं जब हम इस बाइनरी को, तो देखिए सबसे लास्ट में डिजिट कौन सी आई, ये वाली, तो ये हमारी सबसे पहली डिजिट होती है, उसके बाद ये हमारी बाद वाली, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद फिर ये वाला 1, ये है, और ये जो दो सबसे बाद के हैं ये सबसे पहले लिखे। ऐसे हम लोगों को जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना होता है तो जो सबसे लास्ट में वैल्यू मिल रही है उसको हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होता है। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कहाँ हमें स्टैक की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप की सिचुएशन हमें आती है कंप्यूटर्स में, कई बार ऐसा आता है कि जो सबसे लास्ट में, जैसे फंक्शंस की कॉल हम जब स्टोर करते हैं तो उसको स्टैक में स्टोर कराते हैं कि सबसे लास्ट में जो हुई है वो सबसे पहले मिल जाए हमें। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप समझना चाहें तो सपोज करिए कि आपका एक गुड्स करियर का मूवर्स एंड पैकर्स जैसा आपका है, ऐसा कुछ बिजनेस है और आपकी ये ट्रक है, आपके पास एक ट्रक है, ये ट्रक का इंजन है, यहाँ पे ड्राइवर है, इस तरीके की ट्रक है, और आप दिल्ली से चल रहे हो और बीच में आप कानपुर आ रहे हो, फिर इलाहाबाद, और ऐसे करके आपको पटना तक जाना है। अब आप बताइए ये ट्रक का जो है इधर से सबसे बैक का पोर्शन है जिधर से आप गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं। जैसे कोई सामान दिल्ली में आप लोड कर रहे हो तो जो कानपुर में उतारने वाला सामान है, दिल्ली के जस्ट बाद कानपुर आ रहा है, तो जो कानपुर में उतारने वाला सामान है उसको कहाँ रखना पसंद करेंगे आप? सबसे लास्ट में यहाँ रख दें कानपुर वाला। यहाँ पे अगर हम कानपुर का सामान रख दें और यहाँ पे इलाहाबाद का और यहाँ पे पटना का, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अब जब हमें सबसे पहले जो सिटी आने वाली है उसका सामान तो हमने सबसे लास्ट, सबसे अंदर रख दिया है, जबकि उसको सबसे बाहर रखना चाहिए। इसको निकालने के लिए इन दोनों को निकालना पड़ेगा, पता चला। तो ये पार्सल एजेंसी का ये एग्जांपल ऐसे वो लोग करते हैं। तो क्या करना है कि जो हमें सबसे पहले चाहिए उसको हम लोग सबसे बाद में फिल करते हैं और एंड पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। यही चीज होती है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एरे और लिंक लिस्ट भी लीनियर ही थे। लीनियर का मतलब कोई हायरार्की नहीं है, सारे एलिमेंट्स इक्वली लाइकली हैं पोजीशन पे, और कोई भी एलिमेंट कहीं भी हो सकता है, किसी एक के रेस्पेक्ट में बाकी नहीं रखे गए हैं। जो भी एलिमेंट रखे गए हैं वो डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए रखे गए हैं। तो स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम स्टैक को बात करें कि रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं मेमोरी में, तो एक तो तरीका ये है, अच्छा ये तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि एरे जो है क्यों स्टैक की जरूरत है हमें, कि अगर इस तरीके से करना है कि बार बार कोई सामान कहीं पे उतारो या ऐसी लिस्टिंग करनी है, तो हमें स्टैक टाइप का एक बाल्टी टाइप की चीज चाहिए। एरे में ये चीज नहीं है। अगर हम एरे है ये कोई, तो एरे में कोई भी एलिमेंट हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वही हाल लिंक लिस्ट में भी है। लिंक लिस्ट अगर आपको याद आ रहा हो तो लिंक लिस्ट में किसी भी, हमने क्या इंसर्शन में, लिंक लिस्ट में नोड इंसर्शन में क्या बताया था? हमने बताया था कि नोड इंसर्शन एट बिगिनिंग, एट मिड, एट एंड, इस तरीके से करके अगर आपको याद आ रहा हो तो चीजें चली थी। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कहीं से भी ले सकता है। यहाँ पे भी नोड इंसर्ट कर सकते हो, इसको भी डिलीट कर सकते हो,
यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हो। उसी तरीके से एरे में कभी भी किसी को एक्सेस कर सकते हो, भले ही आगे आपको शिफ्ट करना पड़ता है, बट आप इंसर्शन तो कहीं भी, एक्सेस कोई भी लोकेशन हो सकती है किसी भी समय। और हमको यही नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि जो सामान सबसे बाद में उतारना है, सबसे पहले उतारना है, वो सबसे बाद में रखा जाए। इस टाइप की बाल्टी टाइप की कोई चीज चाहिए। तो ये होता है स्टैक। अब स्टैक को कैसे हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करें? कंप्यूटर में कैसे रहेगा भाई? कंप्यूटर में बाल्टी तो बनाएंगे नहीं, मेमोरी बाल्टी के फॉर्म में तो होगी नहीं। तो मेमोरी तो हमेशा एरे के फॉर्म में ही होती है, उसी में आप लिंक लिस्ट बना लो, उसी में जो चीज बनानी है बना लो। तो हम लोग कैसे स्टैक का मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन करेंगे? तो हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक्स। स्टैक्स का एरे रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे? अब हम लोग किसी एरे पे कंडीशंस लगाएंगे। जैसे सपोज करिए ये एरे है, तो इसकी कुछ साइज होगी। सपोज करिए हम कि ये एरे 0 से स्टार्ट है और बहुत बड़ी एरे है, तो इसका जो भी कुछ साइज होगा, तो हम सपोज करिए इसका साइज, हम जो मैक्सिमम साइज है उसको हम स्टोर करा ले रहे हैं मैक्स स्टैक में, उसको हम मैक्स स्टैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरे का अपर बाउंड जो है उसको हम मैक्स स्टैक से। इसी तरीके से इस एरे का नाम हम दे दे रहे हैं स्टैक। इस एरे का नाम रख दी स्टैक। अब इस पे स्टैक नाम रखने से स्टैक नहीं बन जाएगा। किसी एरे का नाम आप स्टैक रख देंगे तो स्टैक नहीं बन जाएगा। इस पे कंडीशंस हमें इंपोज करनी पड़ेंगी, कि कंडीशंस इंपोज करनी पड़ेंगी कि हाँ और कोई लोकेशन एक्सेस ना हो। अब दो हम पॉइंटर्स लेते हैं, एक लेते हैं हम पॉइंटर टॉप, और एक पॉइंटर और भी ले लीजिए, इसकी जरूरत कई बार नहीं भी पड़ती है, कई बार पड़ भी सकती है, जैसे आप बॉटम। तो अगर सपोज करिए अभी ये जो इस एरे में अभी कोई एलिमेंट नहीं रखा है, तो टॉप इक्वल्स टू क्या होगा? -1। बॉटम इक्वल्स टू भी होगा -1। -1 क्यों? क्योंकि एरे पे हम है ही नहीं, एरे से बाहर हैं। अब अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले टॉप को कहां पे ले जाए। अब ये -1 एरे के बाहर तो एलिमेंट इंसर्ट होगा नहीं। अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपको टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 करना है। टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 करना है। तो जैसे ही आप टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 करेंगे, आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू जो भी है इंसर्ट कर देंगे। फिर से अगली वैल्यू इंसर्ट करनी है तो टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 करेंगे, ऐसे करके। ये अभी हम डिटेल में आगे देखते हैं इस तरीके। अब अगर एरे या स्टैक एम्प्टी की अगर आपको कंडीशन बनानी है कि कब स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी कब है, अगर इसकी कंडीशन बनानी है तो क्या कंडीशन बनेगी? यहाँ पे देखने से, व्हेन टॉप इक्वल्स टू बॉटम, टॉप बॉटम के इक्वल हो जाए एंड दिस इक्वल्स टू -1 हो जाए। जब टॉप और बॉटम दोनों इक्वल हो और दोनों -1 के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब है कि स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसी तरीके से स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो अगर याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि जब फुल हो जाता है कोई भी डेटा स्ट्रक्चर तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। आप ऐसे समझिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बाल्टी भर जाएगी, स्टैक एक बाल्टी है, बाल्टी भर जाएगी तो ओवरफ्लो ही होगा, जो भी होगा। स्टैक ओवरफ्लो का क्या है कंडीशन? जब टॉप इक्वल्स टू क्या हो जाए? टॉप इक्वल्स टू मैक्स स्टैक। इस मैक्स स्टैक पे जब पहुंच जाए तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैक फुल हो चुका है, अब इसमें फर्दर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की जा सकती। अब जरा हम लोग आगे देखते हैं स्टैक पे हम कौन कौन से ऑपरेशन, जैसे लिंक लिस्ट पे, लिंक लिस्ट को हम ट्रेवर्स कर रहे थे, लिंक लिस्ट में नोड इंसर्ट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, इस टाइप की चीजें कर रहे थे। तो स्टैक में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? तो हम इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्टैक ऑपरेशंस। कौन कौन से प्रिमिटिव स्टैक ऑपरेशंस हैं ये जरा हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला है, जैसे
आपको स्टैक में आप या तो एलिमेंट इंसर्ट कर, दो ही ऑपरेशन समझ में आ रहा है, या तो एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, या तो स्टैक में ट्रेवर्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बाल्टी में ट्रेवर्स कैसे करोगे, जब तक ऊपर वाले सारे हटेंगे तभी तो ट्रेवर्सिंग होगी। तो दो ही ऑपरेशन है, या तो इंसर्ट है या तो डिलीट है। तो जो इंसर्ट ऑपरेशन होता है डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यू इंसर्ट करने वाला, इंसर्ट ऑपरेशन को हम लोग स्टैक में स्पेशल एक नाम है इसका, और इसका नाम हम लोग देते हैं पुश। स्टैक में हम लोग इंसर्ट को बोलते हैं पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन क्या करेगा, एक आइटम को पुश करेगा स्टैक में। पुश ऑपरेशन एक आइटम को पुश करेगा स्टैक में। पुश करने का मतलब है कि इंसर्ट करेगा, वैल्यू को रखेगा। तो अगर सपोज करिए कि कोई एरे है जिसको हमें स्टैक बनाना है, तो इसमें पुश की क्या कंडीशन होगी, पुश करना है आपको तो क्या कंडीशन होगी, 0 से मैक्स स्टैक तक हमको ये वैल्यूज दी हुई। तो इसकी एल्गोरिथम अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखें, जैसे क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सपोज करिए इस एल्गोरिथम का नाम दिया हमने पुश, इसमें हमें चाहिए वैल्यू, टॉप की करंट वैल्यू क्या है। आपको भाई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो टॉप कहाँ पे है ये हमें पता है, ऐसा तो नहीं कि टॉप मैक्स स्टैक पे पहुंच गया है या टॉप कहाँ है, क्योंकि टॉप के रेस्पेक्ट में ही वैल्यू इंसर्ट होगी। अभी हमने आपको बताया है जस्ट इसके पहले ही यहाँ पे कि अगर कोई वैल्यू इंसर्ट होगी तो टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 करेंगे, याद करिए, और फिर उस तरीके से। तो टॉप की वैल्यू हमें चाहिए। दूसरी क्या चाहिए, हमें मैक्स स्टैक की वैल्यू चाहिए कि इस स्टैक का मैक्सिमम साइज क्या है, और उसके बाद हमें वो आइटम चाहिए जिसको हमें इस स्टैक में इंसर्ट करना है, वो वैल्यू जो हमें इस स्टैक में इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहली लाइन में क्या हम चेक करेंगे, सबसे पहले अगर इंसर्ट कर रहे हैं आप तो ये चेक करें इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स स्टैक, कि क्या ये जो टॉप है ये मैक्स स्टैक के इक्वल तो नहीं है। अगर ऐसा है, इफ दिस देन क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ओवरफ्लो एंड रिटर्न। अगर ऐसा है तो ओवरफ्लो की कंडीशन इसको मानी जाएगी और रिटर्न कर जाए, वहीं से बाहर आ जाए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, टॉप इक्वल्स टू, क्या करेंगे आप सबसे पहले, टॉप सपोज करिए टॉप इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे 3 है एक एलिमेंट और टॉप अभी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टॉप मैक्स स्टैक के इक्वल तो नहीं है, अभी इस एरे में एलिमेंट फिल करने की प्रोबेबिलिटी है। तो टॉप इक्वल्स टू सबसे पहले आप क्या करेंगे, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, यानी कि इस लोकेशन पे आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप सबसे पहले उस लोकेशन पे गए, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 किया। उसके बाद स्टैक टॉप, इस एरे का नाम रखा है स्टैक, हमने अपने उसके लिए सहूलियत के लिए स्टैक टॉप में क्या रख दें, स्टैक टॉप इक्वल्स टू जो हमने आइटम जो हमें रखना है, स्टैक टॉप इक्वल्स टू रख दें हम आइटम, और उसके बाद हमारा बस हो गया एंड या एग्जिट जो भी करना है। आसान सा है, सिंपल है। कैसे अगर वैल्यूज इंसर्ट करके देखना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए देख लेते हैं यहीं पे एक, वरना फिर दूसरे पेज पे दिक्कत होगी। जैसे ये है, ये स्टैक इस तरीके से बना हुआ है, सपोज करिए ये 5 एलिमेंट को स्टोर करा सकता है, टॉप इक्वल्स टू है -1, टॉप इक्वल मैक्स स्टैक की वैल्यू है 4, मैक्स स्टैक इक्वल्स टू 4। अगर हमें अब सपोज करिए सबसे पहले 2 इंसर्ट करना है इसमें, तो टॉप की वैल्यू मैक्स स्टैक के इक्वल नहीं है, तो टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 होगा, यानी टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी टॉप आ जाएगा यहाँ पे पहली बार में, और यहाँ वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी 2। सपोज करिए नेक्स्ट वैल्यू 7 इंसर्ट करनी है, तो फिर से टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 होगा और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी 7। फिर सपोज करिए हमें 9 इंसर्ट करना है, तो फिर से टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 होगा और वैल्यू हो जाएगी 9। इस तरीके से करते करते जब आप यहाँ 4 पे पहुँचेंगे, तो 4 पे अगर पहुँच गए रहेंगे, टॉप इक्वल्स टू मैक्स स्टैक हो गया रहेगा, बार बार ये कंडीशन चेक करेगा, जब 4 पे आ जाएगा तो उसके बाद वो आपका ओवरफ्लो कर जाएगा। इस तरीके से वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा है डिलीट ऑपरेशन, प्रिमिटिव स्टैक ऑपरेशंस में दूसरा है डिलीट ऑपरेशन। आप किसी स्टैक से किसी आइटम को डिलीट कर सकते हैं।
तो अब जैसे यहाँ पे हमने इंसर्ट के लिए पुश पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नाम है डिलीट में। स्टैक में जब भी आप डिलीट करने को कहेंगे स्टैक से, तो हमेशा उसके लिए यूज होता है टर्म पॉप। जैसे इंसर्ट के लिए पुश, तो डिलीट के लिए पॉप, बाहर निकाला, बाल्टी में रखा है जो, उसको पॉप किया, बाहर निकाला वहां से। तो ये अब अगर एरे के लिए बनाना हो इसकी एल्गोरिथम पॉप की कंडीशन, तो क्या चेक करना होगा हमें? जैसे पुश में हम चेक कर रहे हैं क्या, पुश में हम चेक कर रहे हैं मैक्स स्टैक, तो पॉप में हमें चेक करना चाहिए बॉटम, कि अगर आप एलिमेंट पॉप करते करते बॉटम पे पहुंच गए हैं, अब कुछ है ही नहीं, तो स्टैक एम्प्टी ऐसा मैसेज प्रिंट हो जाए। इसलिए हमें जब भी पॉप की एल्गोरिथम आप लिख रहे हो तो आपको बॉटम की कंडीशन चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज करिए लिखते हैं, इसको हमने नाम दिया पॉप। क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगी? स्टैक के टॉप की जरूरत फिर से है, बिकॉज आप हमेशा टॉप एलिमेंट को ही एक्सेस कर पाएंगे स्टैक में। स्टैक में टॉप एलिमेंट को ही, जब तक ऊपर से, जैसे आप इस दिमाग में बाल्टी को बिठा के रखिए, जब तक इसमें डिस्क अगर रखी हुई हैं, आप किस डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं? हमेशा इस टॉप डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज करिए ये टॉप है, तो टॉप डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद टॉप इक्वल्स, जब ये डिस्क हट गई यहाँ से, तो टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 हो गया, तो अब टॉप में ये डिस्क आ गई, अब आप इसको हटा सकते हैं। फिर से इसको हटाना है, ये दोनों हट गई हैं, तो टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 किया होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से आप स्टैक से हमेशा टॉप एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं। एक बाल्टी में नीचे जो रखी चीजें हैं वो एक्सेस नहीं हो सकती हैं ऊपर वाले को बिना हटाए। तो टॉप चाहिए हमें पॉप की एल्गोरिथम बनाने के लिए। और क्या चाहिए? आइटम, एक आइटम नाम का एक वेरिएबल रख ले रहे हैं। जो भी चीज हम स्टैक टॉप से पॉप करेंगे उसको हम आइटम में स्टोर करा लेंगे, ये देखने के लिए कि हाँ ये वही पॉप हुआ है या नहीं हुआ। और एक हमें स्टैक का बॉटम, हमको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्टैक बॉटम क्या है हर समय, क्योंकि उसी से हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? इफ टॉप, अगर आपको पॉप करना है सपोज करिए, और आपका हो गया इफ टॉप इक्वल्स टू स्टैक बॉटम, तो आपको क्या मैसेज प्रिंट कराना चाहिए? देन अंडरफ्लो या स्टैक एम्प्टी, जो भी आप कहिए, स्टैक एम्प्टी या अंडरफ्लो इसको बोल सकते हैं आप, एंड रिटर्न, यहीं से रिटर्न कर जाना चाहिए हमें। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज स्टैक खाली हो चुका। अदरवाइज क्या होना चाहिए? अदरवाइज टॉप स्टैक टॉप, अदरवाइज स्टैक टॉप इक्वल्स टू स्टैक टॉप इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा लिख गया, आइटम इक्वल्स टू, हमें क्या करना चाहिए? आइटम इक्वल्स टू स्टैक टॉप, जो भी टॉप पे है। अच्छा, ये टॉप कहां से मिला? टॉप की वैल्यू हमेशा देनी पड़ेगी कि टॉप कहां पे है, इसीलिए हम बार बार जब एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो उसमें टॉप एलिमेंट को रखते जा रहे हैं, ठीक है। आइटम इक्वल्स टू स्टैक टॉप, स्टैक आइटम में स्टोर करा लिए वैल्यू को। उसके बाद फिर हम टॉप इक्वल्स टू क्या करेंगे? टॉप -1, टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 और फिर एग्जिट। जैसे सपोज करिए हम पॉप कर रहे हैं, ये हमारी एक स्टैक है हमारा, इसका 0 1 2 3, सपोज करिए यहाँ पे 5 8 9 7 ऐसी वैल्यूज रखी हुई हैं। इसका बॉटम दिया हुआ है स्टैक बॉटम इक्वल्स टू दिया है -1। अभी इतने सारे एलिमेंट हैं तो टॉप जाहिर सी बात है कि यहाँ पे है। अगर हम बोले तो कैसे होगा? अगर आपको डिलीट करना है तो सबसे पहले कौन डिलीट होगा? 7 डिलीट होगा। 7 डिलीट होगा तो कैसे डिलीट होगा? 7
आइटम इक्वल्स टू हम लोग रख लेंगे, आइटम इक्वल्स टू रख लेंगे 7 और टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, यानी टॉप यहाँ से हट के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, उसी तरीके अब जैसे जाहिर सी बात है अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो इसका, तो आपको इस वैल्यू को डिलीट करने के लिए भी कुछ लॉजिक वहाँ पे लिखनी होगी, अदरवाइज यहाँ पे वैल्यू रहेगी बट वो अनएक्सेसिबल है, आप उसको दूसरी वैल्यू से कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी हम उस पर नहीं जाते हैं डिटेल्स पे प्रोग्रामिंग के, अभी हम बस सिंपल एल्गोरिथम डेवलप करना और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है ये सीख रहे हैं। टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 से आ गया ये यहाँ पे, फिर आइटम इक्वल्स टू नेक्स्ट टाइम में आइटम इक्वल्स टू क्या होगा 9, टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, टॉप कहाँ आ गया यहाँ पे, फिर से टॉप एक बार और यहाँ पे, फिर ये भी अगर निकल गया तो टॉप इक्वल्स टू क्या हो गया -1। अब अगर आपने कुछ यहाँ से डिलीट करने की कोशिश की तो अब स्टैक बॉटम भी -1 पे है और स्टैक टॉप भी -1 पे है, यानी कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है, इस कंडीशन में पॉप नहीं होगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैक से हम लोग पुश और पॉप करते हैं। अब स्टैक का बेनिफिट क्या यही है, क्या और बेनिफिट है, अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए एक हमारा है ये सिंपल एरे, और दूसरा था हमारा लिंक लिस्ट, जो भी चीजें हम पढ़ चुके हैं, लिंक्ड लिस्ट इस तरीके से। सपोज करिए यहाँ भी n एलिमेंट्स हैं और यहाँ भी ये n नोड्स हैं। अब अगर एरे में आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, एरे में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है ये तो कितना टाइम लगेगा। अगर एक एलिमेंट को सर्च करने का टाइम 1 है तो n एलिमेंट रखे गए हैं तो ऑन एन एवरेज हम लोग बोलेंगे कि बिग O ऑफ n टाइम लगता है। किसी आप एरे से किसी एलिमेंट को सर्च करेंगे, n एलिमेंट्स के एरे है तो बिग O ऑफ n। इसी तरीके से लिंक लिस्ट में, एरे में तो एक्सेस की अगर सर्च की बात है तो बिग O n हम बता दिए कि एक एलिमेंट को सर्च करने में एक बार लग रहा है इतना टाइम, लेकिन लिंक लिस्ट के केस में अगर आपको एक्सेस भी करना है, इवन किसी इस नोड को एक्सेस करना है, तो आप यहां से चलना चालू करेंगे, स्टार्ट से हेड नोड से यहां आएंगे, यहां से क्योंकि इसी के पास इसका एड्रेस स्टोर है। तो इसमें भी आप अगर n नोड्स हैं तो बिग O ऑफ n एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। लेकिन आप जरा स्टैक को देखिए कि स्टैक में आप किस एलिमेंट को हमेशा एक्सेस कर सकते हैं। स्टैक में आप किस एलिमेंट को हमेशा एक्सेस कर सकते हैं, जो हमेशा टॉप पे रहेगा, जो एलिमेंट हमेशा टॉप पे रहेगा। तो स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने का जो टाइम है वो हमेशा बिग O ऑफ 1, अगर एक एलिमेंट एक्सेस करने या इंसर्ट करने का टाइम में 1 लगे तो हमेशा बिग O ऑफ 1 ही, यानी कि स्टैक में जो ऑपरेशन पे टाइम लगता है वो टाइम जो होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टैक यूज करने का, कि जहां कहीं हमें पता है कि किस टाइम पे किस एलिमेंट की जरूरत है हमें, वहां पे हम स्टैक यूज करेंगे। और इसका हमें बेनिफिट ये होगा स्टैक यूज करने का कि हमें हमेशा वो एलिमेंट टॉप पे मिल जाएगा, कुछ भी सर्च करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम लगने की जरूरत नहीं है। एरे में कहीं रखा है तो बार बार ढूंढना पड़ सकता है कि कौन सी लोकेशन में है, वरना उसकी लोकेशन अलग से। यहाँ पे टॉप पे ही एलिमेंट होगा ही होगा जो भी हमें चाहिए, ऐसा हमें पहले से पता है और उसी एनवायरमेंट में रखते हैं। फिर टॉप निकल जाएगा, फिर क्योंकि उसी सीक्वेंस में हम रखते आते हैं। याद करिए वो ट्रक वाला एग्जाम्पल जहाँ हमने बताना चालू किया था कि ट्रक आप दिल्ली से लेके चले पटना जाना है, तो सबसे बाहर हम उसी सिटी का पहले से इस तरीके से रखेंगे। दिल्ली के बाद सबसे पहले कानपुर पड़ेगा जहाँ का सामान उतारना है, तो सबसे पहले हम सबसे बाहर के साइड में सबसे लास्ट में हम कानपुर का ही सामान रखेंगे। तो हमको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, बाहर वाला सामान सीधे खींच के दे दो वो कानपुर का होगा। फिर इलाहाबाद पहुंचे तो इसमें हमेशा कांस्टेंट टाइम लगेगा, कुछ खोजबीन करने की जरूरत नहीं है, एड्रेस का केयर करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। अभी हमने आज पढ़ा है सिर्फ इस लेक्चर में कि किसी स्टैक को हम एरे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एरे में कैसे स्टैक को हम वो कर सकते हैं। अभी अगर हम चाहें तो किसी लिंक लिस्ट को भी हम स्टैक बना सकते हैं।
अब क्या करना होगा इसके लिए उस लिंक लिस्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा। तो किस तरीके से लिंक लिस्ट को हम स्टैक बना सकते हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिए, पढ़ाई करिए। तब तक के लिए बाय।